तो स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग जो अपना टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, फंजाई टॉपिक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंजाई के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कल देखा कि बहुत सारा फंजाई का एग्जाम्पल देखा। फिर फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जब हम इसको और आगे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटरोमाइसिटीज, ये हमको यहाँ से इसके दिखाई देते हैं। इसके 4 बेसिक किंगडम्स हमें किंगडम फंजाई में जो क्लासेस दिखाई देती है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है बेटा। तो इनके बारे में कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स हैं और कुछ कुछ स्पेशल इनके कैरेक्टर्स हैं, इनको देखते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे पुराना ओल्ड क्लासिक, जो जिसे सबसे ओल्ड, सबसे पहले डेवलप्ड माना जाता है क्लास फंजाई का, वो है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में जो फाइको वर्ड है, वो फाइको वर्ड जो है वो एल्गी या प्लांट लाइक स्ट्रक्चर को रिफर करता है। तो इसीलिए इसको एल्गल फंजाई भी कहते हैं। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहते हैं। इसका माइसीलियम कैसा होता है? माइसीलियम इज आसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। माइसीलियम इसका आसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक है। और इसका एग्जाम्पल है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल, जो राइजोपस और म्यूकर जो हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्वाटिक हैबिटेट में भी प्रेजेंट होते हैं और डिकेइंग वुड, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो राइजोपस मशरूम जिसे आप देखते हो सबसे कॉमनली डेवलप, वो क्या है? फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये अपना जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे, डिस्कशन चल रहा था हमारा फाइकोमाइसिटीज़ का। तो फाइकोमाइसिटीज़ में हम देखेंगे कि ये एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, डिकेइंग वुड और मॉइस्ट स्पेसेस पर रहते हैं और इनका माइसीलियम आसेप्टेट होता है। यहाँ कल हम लोगों ने देखा था ना कि फंजाई का जो माइसीलियम है वो कैसे कैसा हो सकता है। फंजाई के माइसीलियम का हम लोग देख रहे थे। तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि फंजाई का माइसीलियम आसेप्टेट और सीरोसाइटिक है। तो फाइकोमाइसिटीज में कैसा हो सकता है, ये हम यहाँ पर इस डायग्राम पर देख सकते हैं। देखिए ये डायग्राम आप देख रहे हैं। तो फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम सीनोसाइटिक आसेप्टेट होता है, यानी ऐसा दिखता है। ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये सीनोसाइटिक आसेप्टेट हाइफी है और इसी का नेटवर्क, इसी के बहुत सारे ऐसे ही थ्रेड्स, एक सिंगल थ्रेड जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है वैसा, और इसी के बहुत सारे थ्रेड्स ऐसे ही नेटवर्क बना लेंगे। और ये जो नेटवर्क होगा, इसी को क्या कहेंगे? माइसीलियम। यानी जो फाइकोमाइसिटीज में हमें दिखाई देगा वो इसी तरीके से दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम है हमने वो देखा। माइसीलियम इज आसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक। और टर्म का मतलब क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आसेप्टेट और सीनोसाइटिक टर्म का मतलब क्या है। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो या तो मोटाइल जू स्पोर्स के थ्रू होता है या अप्लैनो स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स रहेंगे, अगर वो मोटाइल स्पोर्स हैं तो उन्हीं को जू स्पोर्स कहा जाता है, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। और अप्लैनो स्पोर्स होंगे, अगर ये नहीं मूव कर पा रहे हैं स्पोर्स, तो उनको हम नॉन मोटाइल स्पर्म्स को स्पोर्स को क्या कह देते हैं? अप्लैनो स्पोर्स कह देंगे। यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से स्पोर जर्मिनेट करते हैं। तो ये बेटा, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक फंगस है, ये एक फंजाई है और इसका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देखिए, ये है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ नीचे क्या है? फंगल माइसीलियम में ये इसके राइजोइड्स हैं, देख रहे हैं? ये राइजोइड्स हैं और ये राइजोइड्स जो है, ये जिस सरफेस पर ग्रो कर रहे हैं, ये आप सरफेस देख रहे हो, ये कोई ब्रेड हो सकता है या कोई भी फूड आइटम, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसी के ऊपर ये माइसीलियम ग्रो किया है।
तो इसी राइजोइड्स के थ्रू ये क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर ये इनका जो वेजिटेटिव पार्ट है, नीचे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है। और फिर इसी पर जब ये ठीक ठाक ग्रो कर लेता है तब इसी पर क्या बन जाता है, ये स्पोरेंजियम डेवलप हो जाती है। और ये स्पोरेंजियम जो है जिसके थ्रू ये बाकी वेजिटेटिव पार्ट से अटैच होता है उसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर ऊपर है बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे बोलते हैं स्पोरेंजियम कहते हैं। और इसी स्पोरेंजियम में स्पोर्स जो है छोटे छोटे से स्पोर्स जो है ये डेवलप होते हैं, ये आप अंदर देख पा रहे हैं। फिर जब ये अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है स्पोरेंजिया तो इसकी जो वॉल होती है वो फट जाती है और ये बर्स्ट करके यहाँ से स्पोर्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। और यही स्पोर्स जो है देखिए ये एक सिंगल, ये जो छोटे छोटे से यहाँ पर स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं तो इसी को एक अलग से दिखाया गया है, ये एक स्पोर है। और ये स्पोर क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर जो है जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके फिर से ये ऐसा ही वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी फंगल माइसीलियम जो कि असप्टेट सिनोसाइटिक माइसीलियम है इसे बना लेते हैं। देखिए ये इसने फिर से हाइफी बनाना, स्पोर ने जर्मिनेट करके हाइफी बनाया, फिर हाइफी का नेटवर्क बन जाता है। और जब नेटवर्क बन जाता है यानी बहुत सारे हाइफी डेवलप हो जाते हैं तो वही फंजाई की बॉडी है, यानी वही फंगल माइसीलियम है। तो इस तरीके से आपको ये किस तरीके से फाइकोमाइसिटीज जो हैं वो काम करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। फिर आगे जो सेकेंड क्लास है इसका वो एस्कोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस्कस का फॉर्मेशन करते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एस्कस। और इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल आप देखेंगे सैक फंजाई का कौन सा होता है, उसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज का आपका है ईस्ट। ईस्ट जो है इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, किसका, एस्कोमाइसिटीज का। ईस्ट जो जिसकी मदद से जो बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे ब्रेड वगैरह बनते हैं, ब्रेड चीज़। और इसी तरीके से इसकी ही मदद से जो अल्कोहल इंडस्ट्री है उसमें फर्मेंटेशन वो जो होता है ये सब इसी की मदद से होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, किसका मेंबर है, ईस्ट जो है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। और ईस्ट की बहुत ही खास बात क्या है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है, यानी एक ही सेल का बना फंजाई है। जब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें फंजाई को मल्टी सेलुलर दिखाया गया है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। तो पॉपुलरली नोन ईस्ट जो है जिसे सैकरोमाइसीस सर्वाइसी नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है, सैकरोमाइसीस सर्वाइसी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अभी से इस नाम को याद रख लीजिए, सैकरोमाइसीस सर्वाइसी इसका नाम होता है, सैकरोमाइसीस। ठीक है, तो ये सैकरोमाइसीस का नाम है। ठीक है, तो ये जो ईस्ट है जिसको हम सैक फंजाई भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये एस्कस का फॉर्मेशन करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। और एस्कस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 8 न्यूक्लिएटेड एस्कोस्पोर्स इसी में बनते हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 एक्चुअली ये 8 होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये एस्कस ही है, ये एक एस्कस है। और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं ये हैं एस्कोस्पोर्स। तो ये एस्कस जो है स्ट्रक्चर, ये एस्कस क्या होता है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक एक एस्कोस्पोर में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो पूरा जो एस्कस है यानी कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसकी अगर प्लॉइडी हम जानेंगे तो ये क्या होगा, 8N हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एस्कस किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो एस्कस है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो एस्कोस्पोर्स की मदद से ये फंजाई, सैक फंजाई यानी जैसे ईस्ट ही हुआ, तो ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद यही एस्कस जो है फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, और फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं एस्कोकार्प। और ये एस्कोकार्प जो है वो फिर नए फंजाई में बदल जाता है। ठीक है,
तो एस्कोमाइसिटीज़ का जो मेंबर है वो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनमें जो मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है, इनकी प्लांट बॉडी सेप्टेट होती है, यूनिसेलुलर होती है। माइसीलियम इसका यूनिसेलुलर होता है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था, ये सबसे स्टार्टिंग में जो हम देख रहे थे, जैसा फाइकोमाइसिटीज़ में हमने देखा कि असेप्टेट हाइफी होता है, वैसा ही इसमें कैसा होता है, इसमें सेप्टेट हाइफी होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पर कैसे हाइफी होते हैं, इनमें सेप्टेट हाइफी। इस तरीके इनकी जो वेजिटेटिव बॉडी होती है एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर की, वो इसकी जैसी होती है, यहाँ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और इन्हीं से जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो एस्कस होता है, ये इस तरीके का एस्कस होता है। और इसी में 8 एस्कोस्पोर्स, हर एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद यही स्पोर्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, एस्कोकार्प बनाते हैं। और वही एस्कोकार्प फिर क्या होता है, डेवलप होके फिर से इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी हाइफी जर्मिनेट करके हाइफी बनाने लगता है, जैसा कि अभी हमने आप किस में देखा था, फाइकोमाइसिटीज़ में देखा था। उसी तरह से एस्कोमाइसिटीज़ में भी स्पोर बनते हैं। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं इसके मेंबर्स, और यही स्पोर्स आगे चल के जब जर्मिनेट करते हैं तो नया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये स्पोर्स हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्पोर्स थे, ये इस स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स डेवलप हुए थे, और यही स्पोर्स जर्मिनेट किए, और जर्मिनेट करके यहाँ पे हाइफी डेवलप हुआ। इसी तरीके से यहाँ जो आपके ये स्ट्रक्चर्स होते हैं एस्कस, ये एस्कस भी आगे चल के क्या बनाते हैं, एस्कोकार्प बनाते हैं। और एस्कोकार्प जो है वो उस फाइनली डेवलप होकर के फंगल हाइफी फॉर्म करने लगता है। इसके अलावा इसके जो मेंबर्स होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस वो होता है जो डंग पर या किसी एनिमल के एक्सक्रीटा पर डेवलप करता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इसके लिए एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं कॉप्रोफिलस। इसका एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज़ का एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, और न्यूरोस्पोरा है। तो बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये तीनों एग्जाम्पल। तो ये जो एस्परजिलस है, तो ये इसका एग्जाम्पल, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि एस्परजिलस नाइगर, इससे सिट्रिक एसिड मिलता है। इससे क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। तो ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि जो एस्परजिलस नाइगस है इससे क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। इसके अलावा इससे एक नुकसान भी है, ह्यूमन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। एस्परजिलोसिस एक बीमारी है, डिजीज़ है, एस्परजिलोसिस हो जाती है, एस्परजिलस का इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरीके से क्लेविसेप्स डिजिटैलिस, इससे एक इम्पॉर्टेंट ड्रग मिलती है। और न्यूरोस्पोरा जो है, ये क्लेविसेप्स डिजिटैलिस से इम्पॉर्टेंट ड्रग मिलती है। और न्यूरोस्पोरा जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली यूज़ किया गया फंजाई है। न्यूरोस्पोरा क्रासा नाम है इसका, न्यूरोस्पोरा क्रासा, जो कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे मेंडल थे, मेंडल ने पी प्लांट का यूज़ किया था जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में, उसी तरीके से न्यूरोस्पोरा का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। किसमें, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया गया है न्यूरोस्पोरा क्रासा का। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो एक एक पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ। फिर मेडिसिन में मैंने आपको बताया, मेडिसिन में फंजाई का तो बहुत सारे रोल्स मेडिसिन में भी हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो हमें इससे मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लेविसेप्स जो है इससे LSD मिलता है। क्या मिलता है, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथनामाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइएथनामाइड जो है वो एक तरीके का हेलुसिनोजेनिक है, यानी कि ये एक तरीके की ड्रग है। अगर इसे अब्यूजिवली यूज़ किया जाए, यानी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये ड्रग अब्यूज़ में आता है। लेकिन ये जब सर्जरी होती है उस टाइम पर अगर दिया जाता है, LSD को दिया जा सकता है, तो इससे पेन महसूस नहीं होता है पर्सन को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ह्यूमन सर्जरी में। LSD जो ड्रग है वो किससे मिलती है, क्लेविसेप्स नाम के फंजाई से मिलती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो एस्कोमाइसिटीज से रिलेटेड डिस्कशन था
वो मैंने आपको बता दिया। फिर बेसिडियोमाइसिटीज नेक्स्ट फंगल क्लास है। तो सबसे कॉमन फॉर्म बेसिडियोमाइसिस में जो आते हैं वो पफ बाल्स होते हैं, यानी ये जो मशरूम जो होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, जितने भी मशरूम्स मिलते हैं हमें वो सभी इस ग्रुप के ही मेंबर्स हैं। मशरूम्स मिलते हैं और जो पफ बाल्स मिलते हैं, यानी कि जैसा कि ह्यूमन फीमेल पफ्स लगाती हैं वैसा दिखाई देने वाला फंजाई होता है, वो इसके मेंबर हैं। और मशरूम्स जितने भी टाइप के हैं और ब्रैकेट फंजाई जो हैं ये इनमें आते हैं। ये लॉक्स पर, यानी जो सड़े गड़े लकड़ी के लट्ठे पड़े होते हैं उधर उधर, उन पर ग्रो कर जाते हैं। सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, ट्री स्टम्प्स पर ग्रो कर सकते हैं, लिविंग प्लांट बॉडी पर भी एज ए पैरासाइट ये ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर आपका जो इसमें दिख रहा है रस्ट और स्मर्ट, जो कि क्या है, पैरासाइट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि केसी मेहता, इनको फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने व्हीट रस्ट डिजीज़ की स्टडी की थी। तो व्हीट में जो रस्ट डिजीज़ पैदा करता है उस फंजाई की पूरी साइकिल, लाइफ साइकिल को स्टडी किया था। उसमें भी 5 स्टेजेस होती हैं और उसमें से कुछ स्टेजेस जो हैं वो हिल एरिया में डेवलप होती हैं और कुछ स्टेजेस जो हैं वो प्लेन एरिया में डेवलप होती हैं। तो इसलिए वो व्हीट वैरायटी जो हमारे यहाँ डेवलप हो पहले यूज़ की जा रही थी, तो वो डिजीज़ उसमें ज़्यादा हो जाती थी, जिससे कि पैदावार जो होती थी वो कम होती थी। लेकिन केसी मेहता ने जब ये इस व्हीट रस्ट फंजाई के बारे में डिटेल में स्टडी किया तो उसके बाद से उस डिजीज़ पर कंट्रोल किया गया और अब अच्छी व्हीट वैरायटी ऑब्टेन करने में इससे हेल्प मिली है। तो केसी मेहता को फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी मानते हैं। और रस्ट डिजीजेज केवल जितनी भी हमारे अनाज वाले पौधे हैं तो उनमें रस्ट डिजीजेस और स्मर्ट्स डिजीजेस हो जाती हैं। कुछ नहीं है ये, बस जो आप देखते हैं कि बहुत बार जो दाने होते हैं फलों के वो काले काले से उनमें इन्फेक्शन जैसा हो जाता है और फिर धीरे धीरे उनके दाने जो होते हैं वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो ये अब इनके माइसीलियम की अगर हम बात करें, इसके जो मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स में माइसीलियम इनका कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, देखिए ये इस तरह से हाइफी होगा और हाइफी में ये सेप्टम प्रेजेंट होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका जो सेप्टम होता है वो ब्रांच्ड होता है, इस तरीके से उसमें ब्रांचेस होती हैं। और ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ब्रांचेस होती हैं और इस तरह से ये अपना माइसीलियम इस तरीके के हाइफी के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में कैसा माइसीलियम है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। फाइकोमाइसिटीज़ में कैसा था, वो अनब्रांच्ड था और सीनोसाइटिक और असप्टेट था फाइकोमाइसिटीज़ में। इसके पहले हमने एस्कोमाइसिटीज़ देखा, तो वो कैसा था, वो सेप्टेट था लेकिन ब्रांच्ड नहीं था। और बेसिडियोमाइसिस क्या है, ये सेप्टेट भी है और ब्रांच्ड भी है। ठीक है, तो ये इतना आपको पता चल गया। अब इनमें, इन ऑर्गेनिज्म में सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं ये फंजाई में, लेकिन ये प्लाज्मोगैमी कर सकते हैं। क्योंकि इन कैसे करते हैं कि जो दो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये एक फंजाई है तो ये इसका क्या है, ये इसका एक वेजिटेटिव पार्ट है। तो ये एक वेजिटेटिव पार्ट, हाँ, तो ये हम लोग देख रहे थे ना कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या बता रहा है कि इनमें प्लाज्मोगैमी होती है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो ये जो इनका यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये फंगल हाइफी जो है इन्हीं को हम देख रहे हैं। तो देखिए ये एक हाइफी हुआ, किसी एक का वेजिटेटिव पार्ट, एक फंजाई का, बेसिडियोमाइसिटीज़ का जो मेंबर है, और एक दूसरा भी आएगा ऐसे ही। तो ये दोनों रहेंगे और ये दोनों ही क्या करते हैं, इनका ये दोनों के क्या हो, ये सेल फ्यूज़ कर जाएं और फ्यूज़ करेंगी तो इनका सेल वॉल जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी और इनका प्लाज्मा जो है वो मिक्स हो जाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है, तो उसी को प्लाज्मोगैमी कहते हैं बेटा। और जब न्यूक्लियस मिक्स हो जाता है दो सेल का, जैसे आप जानते हैं ना सेल है तो सेल में ये सेल वॉल होती है और ये इसका न्यूक्लियस होता है और उसमें साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो और ये मान लीजिए एक दूसरी सेल भी आई और उसका भी न्यूक्लियस है और उसके पास भी अपना साइटोप्लाज्म है। तो जब अगर ऐसा हो कि इन दोनों में
रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये जो बीज की पहले तो क्या होगा, वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये जब न्यूक्लियस फ्यूज करेगा इनका और तब एक हो जाएगा न्यूक्लियस, तब तो इसको हम कहते हैं कैरियोगैमी कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि वॉल डिसॉल्व हो गई और एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेकिन न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं हुआ, न्यूक्लियस ऐसे रह गया और सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, तो इसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ये टर्म आप समझिएगा कि कैरियोगैमी टर्म किस लिए यूज होता है, जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है, और प्लाज्मोगैमी सिर्फ जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है। ठीक है, दो अलग अलग सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स, देखिए दो सेल्स ये और ये, जैसे ये फंजाई है तो ये इसका एक ये और दूसरे किसी और का एक ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं लेकिन इनमें प्लाज्मोगैमी होती है। अब नेक्स्ट आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ड्यूटेरोमाइसिटीज का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है कि इसको इनपरफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें केवल असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस होती हैं, पूरी तरीके से एक्सक्लूसिवली केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें हो सकता है। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं वो केवल असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और इन स्पोर्स का नाम क्या होता है, इनको कोनिडिया कहते हैं। तो देखिए आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो स्पोर्स जिसके थ्रू ये डेवलप करते हैं वो क्या होते हैं, कोनिडिया स्पोर्स से, कोनिडियो स्पोर्स या कोनिडिया के थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, नए नए फंजाई बना सकते हैं। तो इसीलिए, और ये कोनिडिया क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इस पूरे ऐसे क्लास को क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में आपके चैप्टर के बाद दिया है, इसे आप देखिएगा। फिर इसके ही जो मेंबर्स होते हैं सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं, और बहुत सारे इनके जो मेंबर्स हैं ये डिकम्पोजर्स हैं, यानी जो लिटर्स होती है, यानी डेड डिकेइंग मटेरियल होता है, जैसे पत्ती है वो झड़ गई तो वो गल करके फिर सॉइल बनाती, ह्यूमिड, वो फर्टाइल सॉइल ह्यूमस बनाती है, या किस काऊ डंग है उसको हम खाद की तरह यूज़ करते हैं, तो वो कैसे खाद में बदल जाता है, तो उसे खाद में बदलने वाले जो फंजाई होते हैं वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। इसी तरीके से मिनरल रिसाइकलिंग में जो आप पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल पढ़ते हो या आप फॉस्फोरस साइकिल पढ़ते हो, सल्फर साइकिल पढ़ते हो, तो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं इनकी रिसाइकलिंग में भी कौन हेल्पफुल होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर। तो इसमें अल्टरनेरिया ये एक पॉपुलरली नोन फंजाई है जो पैरासाइट है और हार्मफुल है, ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फूड जो हैं उनको इन्फेक्शन कर सकता है। फिर कोलेटोट्राइकम ये भी फंजाई है, और ट्राइकोडर्मा जो है ये ह्यूमन में जो दाद होता है, दाद रिंगवर्म डिजीज, इसको कौन पैदा करता है, ट्राइकोडर्मा पैदा करता है। ठीक है, कोलेटोट्राइकम जो है वो गन्ने का आपने देखा होगा कभी कभी, उसमें जब आप खाते हैं तो वाइट की जगह कहीं कहीं रेड ब्लैक टाइप का आता है, तो वो इन्फेक्शन इसी फंजाई के द्वारा गन्ने में होता है, कोलेटोट्राइकम से होता है। ठीक है, तो अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम वो फंजाई हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। अल्टरनेरिया कौन कौन से, अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम। तो बहुत सारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया क्या करता है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो की वर्ट डिजीज़ भी होती है, तो ये सब फंजाई से ही होती है। इसमें से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो कौन करता है, अल्टरनेरिया नाम का फंजाई करता है अर्ली ब्लाइट। ठीक है, इसी तरीके से रस्ट डिजीजेज जो होती हैं, तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस, मैंने बताया ना केसी मेहता ने स्टडी किया, तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस, ग्रैमिनी फैमिली जो है गेहूं की फैमिली है, तो वीट में जो डिजीज़ होती है तो फंगस से होती है, उसका नाम पक्सीनिया ग्रैमिनिस है। वो डिजीज़ भी कौन करता है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस एक फंजाई है जो रस्ट और स्मट डिजीज़ वाले थे, जो इसके मेंबर नहीं है। ये पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, रस्ट स्मट बेसिडियोमाइसिटीज, तो वीट रस्ट जो है
वो कौन करता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस, वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है, यहाँ अल्टरनेरिया जो लिखा हुआ है ये किसका मेंबर है, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर है, और ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इससे हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ओलेटोट्राइकम फैल्केटम है, ये रेड रॉट ऑफ सुगर केन इससे हो जाती है। ठीक है, और ट्राइकोडर्मा का मैंने आपको बता दिया कि इससे एनिमल में यानी ह्यूमन में जो इन्फेक्शन हो जाता है दाद टाइप का, वो इसी के थ्रू होता है। तो इस तरीके से 4 क्लासेस बेसिकली हैं, और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस मैं इसको आपकी सबकी साथ साथ में मैंने बता दी है। जिन के बारे में बताया उनसे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है ये भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिया है। ठीक है, तो ये आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा छोटा छोटा सा ही लेक्चर बनता है, तो मैं देखती हूँ बच्चे थोड़ा, पता नहीं पढ़ते हो आप लोग कि नहीं पढ़ते हो, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। तो क्लासिफिकेशन में 4 हमें मेंबर मिले, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, तो ये सभी हम लोगों ने देख लिए। इसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मिलेगा एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ से मिला हुआ, जिससे जैसा मैंने आपको बताया कि एस्कोमाइसिटीज़ में क्या बनता है, एस्कस बनता है, उसी तरीके से ये एस्कस जो स्ट्रक्चर है ये बनता है, ये स्ट्रक्चर, और इसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी तरीके से जो बेसिडियोमाइसिटीज़ होता है इसमें बेसिडियम बनता है। यहाँ पर आपने देख रहे हो एस्कोमाइसिटीज़ में जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स ये कहाँ डेवलप होते हैं, एस्कस के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये एंडोजीनस हो गए इनकी अगर ओरिजिन माना जाए इन स्पोर्स की, एस्कस के अंदर डेवलप होते हैं। जबकि बेसिडियम जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या होता है, उसमें जो स्पोर्स बेसिडियो स्पोर्स होते हैं वो बेसिडियम के बाहर डेवलप होते हैं। ये बेसिडियम है तो इसके बाहर स्पोर्स डेवलप होंगे। ठीक है, और ये 4 होते हैं, 4 के ग्रुप में आते हैं। जैसे एस्कस में 8 थे, 8 के ग्रुप में आते थे, 8N स्ट्रक्चर था। तो बेसिडियम आपका जो होता है वो 4N स्ट्रक्चर होता है, और ये एक्सो स्पोर्स होते हैं क्योंकि ये बेसिडियम की सरफेस पर बाहर डेवलप होते हैं। जबकि एस्को स्पोर्स में जो एस्कस है इसमें स्पोर्स कहाँ होते हैं, इसमें स्पोर्स जो हैं वो अंदर डेवलप हो रहे हैं। ये देखिए एस्कस नाम का स्ट्रक्चर जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर डेवलप हो रहा है। यहाँ 8 के ग्रुप में होते हैं तो इसलिए एस्कस जो है वो 8N होता है, और बेसिडियो स्पोर्स जो बेसिडियम पर डेवलप होते हैं वो 4 के ग्रुप में होते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, वो 4N होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था, ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आज हम लोगों ने इसे डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपने ये थोड़ा बहुत आपको उसको हेल्प मिलेगी चैप्टर को समझने में, और नीट में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, और क्योंकि थोड़ा सा टफ भी लगता है, लेकिन अगर कई बार पढ़ लेते हैं तो बहुत टफ नहीं लगता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नीट में कभी ऐसा नहीं होता कि इन चैप्टर से क्वेश्चंस ना आए। कहीं भी किसी को भी अगर थोड़ा पेपर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसी चैप्टर से, इन्हीं चैप्टर्स से रख दिए जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें कंटेंट है। लेकिन जो आपके 12th क्लास के लेवल पर है इम्पॉर्टेंट, वो सभी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। अब थोड़ा सा जो बच रहा है वो रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन जनरल क्या क्या है, कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कैसे असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स बनते हैं, कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स बनते हैं, कैसे उससे फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है, फिर कैसे उससे पूरा फंजाई डेवलप हो जाता है, ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, और आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।